अध्याय 24। गुप्त विद्या। सीरियस को क्रीचर अटारी में मिला। वो धूल से लथपथ था, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि वो अपनी अलमारी में छिपाने के लिए ब्लैक खानदान के पुराने अवशेषों की तलाश कर रहा होगा। हालांकि सीरियस क्रीचर की इस कहानी से संतुष्ट दिख रहा था, लेकिन हैरी परेशान था। दोबारा प्रकट होने के बाद से क्रीचर कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में दिख रहा था। उसकी कटु बुदबुदाहट थोड़ी कम हो गई थी और अब वो सामान्य से ज्यादा विनम्र तरीके से दूसरों के आदेश मानने लगा था। एक दो बार हैरी ने देखा कि क्रीचर उसे दिलचस्पी से घूर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि हैरी का ध्यान उसकी तरफ है, वो तत्काल दूसरी तरफ देखने लगा। हैरी ने अपने अस्पष्ट संदेह सीरियस को नहीं बताए, जिसकी खुशी क्रिसमस के बाद तेजी से काफूर हो रही थी। जब हॉगवर्ट्स वापस जाने की तारीख करीब आने लगी, तो मिसेस बिजली के शब्दों में उसे उदासी के दौरे पड़ने लगे, जिसमें वो गुमसुम और चिड़चिड़ा हो जाता था तथा अक्सर बकबीक के कमरे में घंटों बंद रहता था। उसकी उदासी दरवाजे के नीचे से किसी जहरीले गैस की तरह घुसकर पूरे घर में फैल गई, जिससे वे सभी उसके शिकार हो गए। हैरी सीरियस को दोबारा क्रीचर के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सच तो ये था कि जिंदगी में पहली बार वो हॉगवर्ट्स नहीं लौटना चाहता था। स्कूल जाने का मतलब था एक बार फिर डोलोरेस अम्ब्रिज की तानाशाही में रहना, जिन्होंने उन लोगों की अनुपस्थिति में अब तक 1 दर्जन कानून पारित करवा लिए होंगे। क्विडिच पर प्रतिबंध लग चुका था, इसलिए अब क्विडिच खेलने की उमंग भी नहीं थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि होमवर्क का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं अब करीब आ रही थी और डंबलडोर पहले जितने ही दूर दूर थे। सच तो ये था कि अगर डीए नहीं होता, तो हैरी शायद सीरियस से आग्रह करता कि वो उसे हॉगवर्ट्स ना भेजे और ग्रिमॉल्ड चौक में रहने की इजाजत दे दे। छुट्टियों के आखिरी दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे हैरी स्कूल लौटने से बुरी तरह दहल गया। हैरी और रॉन जादूगरों वाला शतरंज खेल रहे थे। हरमाइनी, जिनी और क्रुकशैंक्स उनका खेल देख रही थी। उसी समय मिसेस विजली ने दरवाजे में अपना सिर डालते हुए कहा, हैरी बेटा, जरा किचन तक आना। प्रोफेसर स्नेप को तुमसे कुछ बात करनी है। हैरी को तत्काल उनकी बात समझ में आ गई। उसका एक हाथी रॉन के प्यादे के साथ हिंसक युद्ध कर रहा था और वो उसका उत्साह बढ़ा रहा था। उसे रॉन डालो, रॉन डालो। वो प्यादा ही तो है, मूर्ख। माफ कीजिए मिसेस विजली, आपने कुछ कहा? प्रोफेसर स्नैप बेटा, किचन में। उन्हें कुछ बात करनी है। हैरी का मुंह दहशत में खुला रह गया। उसने रॉन, हरमाइनी और जिनी की तरफ देखा। वे सभी उसकी तरफ मुंह फाड़कर देख रहे थे। हरमाइनी पिछले 15 मिनट से क्रुकशैंक्स को बड़ी मुश्किल से काबू में किए थी। जैसे ही हरमाइनी की पकड़ ढीली हुई, उसे मौका मिल गया और वो खुशी से बोर्ड पर कूद पड़ी, जिससे शतरंज की बिसात पर बिछे मोहरे पूरी तेजी से चिल्लाते हुए बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्नैप, हैरी ने सूनेपन से कहा। प्रोफेसर स्नैप बेटा, मिसेस विजली ने उसे सुधारते हुए कहा। अब चलो जल्दी करो, वे कहते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जब मिसेस विजली लौट गईं, तो रॉन ने घबरा कर पूछा, वे तुमसे क्या बात करना चाहते हैं? तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं, हैरी गुस्से से बोला और अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे स्नैप उसका पीछा करते करते ग्रिमॉल्ड चौक तक आ गए। क्या आखिरी होमवर्क में उसे टी मिला है? 1-2 मिनट बाद उसने किचन का दरवाजा खोला। अंदर सीरियस और स्नैप किचन की लंबी टेबल के आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। उनके बीच की खामोशी में आपसी नफरत साफ झलक रही थी। सीरियस के सामने टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। "अ," हैरी ने अपने आने का संकेत देते हुए कहा। स्नैप ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा चिपचिपे
काले बालों के पर्दों के बीच किसी फ्रेम की तरह स्थिर रहा। बैठ जा पॉटर। सीरियस अपनी कुर्सी के पीछे से टिक गया और छत की तरफ देखते हुए जोर से बोला, देखो स्नेप, मुझे खुशी होगी अगर तुम यहां पर आदेश न झाड़ो। देखो, ये मेरा घर है। स्नेप के पीले चेहरे पर एक बदसूरत चमक आ गई। हैरी स्नेप के सामने सीरियस के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। स्नेप ने जानी पहचानी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना था पॉटर। लेकिन ब्लैक, मैं इसका गॉडफादर हूं। सीरियस ने पहले से ज्यादा तेज आवाज में कहा। मैं यहां डंबलडोर का आदेश लेकर आया हूं, स्नेप ने कहा, जिसकी आवाज तुलनात्मक रूप से धीमी होती जा रही थी। लेकिन ब्लैक, तुम यहीं रुके रहो। मैं जानता हूं कि तुम शामिल रहना पसंद करते हो। इसका क्या मतलब है? सीरियस ने पूछा और अपनी कुर्सी तेज धमाके के साथ पीछे गिरा दी। यही कि तुम्हें इस बात की कुंठा होगी कि तुम माया पंछी के समूह के लिए कोई उपयोगी काम नहीं कर सकते। स्नेप ने उस शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। अब झेपने की बारी सीरियस की थी। स्नेप का होंठ विजय में सिकुड़ गया और वे हैरी की तरफ मुड़े। पॉटर, हेडमास्टर ने मुझे तुम्हें यह बताने भेजा है कि इस टर्म में तुम गुप्त विद्या का अध्ययन करोगे। हैरी ने सूनेपन से कहा, किसका अध्ययन करूंगा? स्नेप की व्यंग्यात्मक मुस्कान और गहरी हो गई। गुप्त विद्या पॉटर, बाहरी घुसपैठ के खिलाफ मस्तिष्क की जादुई रक्षा। ये जादू की बड़ी जटिल शाखा है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहरी घुसपैठ के खिलाफ रक्षा, लेकिन वे सब तो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उस पर काबू नहीं किया जा रहा था। मुझे इस गुप्त चीज का अध्ययन क्यों करना है? उसके मुंह से निकल पड़ा। क्योंकि हेडमास्टर को लगता है कि यह अच्छा रहेगा, स्नेप ने कहा। तुम सप्ताह में एक बार इसका अभ्यास करोगे पॉटर, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो। डोलोरेस अम्ब्रिज को तो बिल्कुल नहीं। समझ गए? हाँ, हैरी ने कहा। मुझे कौन सिखाएगा? स्नेप की भौहें उठ गई। मैं। हैरी को इस तरह का भयंकर एहसास हुआ जैसे उसके अंदरूनी अंग पिघल रहे हों। स्नेप के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण? उसकी तकदीर इतनी खराब क्यों है? उसने जल्दी से सहारे के लिए सीरियस की तरफ देखा। सीरियस ने आक्रामक तरीके से पूछा, डंबलडोर खुद हैरी को क्यों नहीं सिखा सकते? तुम क्यों सिखाओगे? स्नैप ने रेशमी अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि हेडमास्टर का विशेषाधिकार है कि वे अप्रिय काम दूसरों को सौंप सकते हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं काम मांगने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाया नहीं था। वे उठकर खड़े हो गए। पॉटर, मैं सोमवार शाम 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे ऑफिस में। अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम जादुई काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई कर रहे हो। जिसने भी तुम्हें मेरी क्लास में देखा है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम्हें अतिरिक्त पढ़ाई की जरूरत है। वे चलने के लिए मुड़े। उनका काला यात्री चोगा उनके पीछे लहरा रहा था। एक मिनट ठहरो, सीरियस ने कहा और अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गया। स्नैप मुड़कर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसके सामने हो गए। मैं थोड़ी जल्दी में हूं ब्लैक। तुम्हारे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। सीरियस ने खड़े होते हुए कहा। तो फिर मैं मुद्दे पर आता हूं। वो स्नैप से लंबा था। हैरी ने देखा कि स्नैप की मुट्ठी चोगे की जेब में थी। हैरी को यकीन था कि उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ रखी होगी।
सीरियस ने आगे कहा। अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम गुप्त विद्या सिखाने के बहाने हैरी को परेशान कर रहे हो तो तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। स्नैप ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। "हम्म, कितना मर्मस्पर्शी है। लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें इस बात का ध्यान होगा कि पॉटर काफी हद तक अपने पिता जैसा है। सीरियस ने गर्व से कहा। हाँ, तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि ये इतना घमंडी है कि आलोचना का इस पर कोई असर नहीं होता है। स्नैप ने रेशमी अंदाज में कहा। सीरियस ने अपनी कुर्सी एक तरफ धकाई और स्नैप की तरफ बढ़ा। चलते चलते उसने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। स्नैप ने भी अपनी छड़ी निकाल ली। वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। सीरियस आग बबूला दिख रहा था। स्नैप इंतजार कर रहे थे और उनकी आंखें सीरियस की छड़ी से उसके चेहरे की तरफ जा रही थी। सीरियस, हैरी ने जोर से कहा, लेकिन ऐसा लगा कि सीरियस ने उसकी बात सुनी ही नहीं। सीरियस बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं स्नाइबलस। उसका चेहरा स्नैप के चेहरे से बमुश्किल 1 फुट दूर होगा। डंबलडोर भले ही सोचते हो कि तुम सुधर गए हो, लेकिन सच्चाई मैं जानता हूं। ओह, तो फिर तुम ये बात उन्हें बता क्यों नहीं देते? स्नैप ने फुसफुसाकर कहा। या तुम्हें ये डर है कि वे उस आदमी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे जो 6 महीनों से अपनी माँ के घर में छिपा बैठा है? मुझे बताओ लूसियस मैलफॉय आजकल कैसा है? वो तो बहुत खुश होगा कि उसका पालतू कुत्ता हॉगवर्ट्स में काम कर रहा है। कुत्तों का जिक्र आया है तो मैं एक बात कह दूं, स्नेप ने धीरे से कहा। क्या तुम जानते हो कि जब तुमने पिछली बार बाहर घूमने का जोखिम लिया था तो लूसियस मेलफॉय ने तुम्हें पहचान लिया था? तुम बहुत चतुराई से एक सुरक्षित स्टेशन प्लेटफॉर्म पर दिख गए। इससे तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया कि तुम भविष्य में अपने बिल से बाहर ना निकलो, है ना? सीरियस ने अपनी छड़ी उठा ली। नहीं, हैरी चिल्लाया और टेबल पर छलांग लगाकर उसने उन दोनों के बीच आने की कोशिश करी। सीरियस मत करो। क्या तुम मुझे कायर कह रहे हो? सीरियस खर्चा और हैरी को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हैरी हिलने को तैयार नहीं था। स्नेप ने कहा, हाँ, मैं कह रहा हूं। हैरी बीच में से हट जाओ। सीरियस घुर्राया और उसे अपने दूसरे हाथ से एक तरफ धका दिया। उसी समय किचन का दरवाजा खुला और पूरा विजली परिवार तथा हरमाइनी भीतर आ गए। वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे। मिस्टर विजली उनके बीच में गर्व से चल रहे थे। वे धारीदार पायजामे में थे और एक बरसाती ओढ़े थे। ठीक हो गया, उन्होंने उत्साह से कहा। बिल्कुल ठीक हो गया। वो और विजली परिवार के बाकी लोग चौखट पर जम गए। जब उन्होंने अपने सामने के दृश्य को देखा तो बीच हवा में ठहर सा गया था। सीरियस और स्नैप दोनों ही अपने छड़ियां एक दूसरे के चेहरे की तरफ तान कर दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। हैरी उन दोनों के बीच स्थिर खड़ा था। उसका एक एक हाथ दोनों की तरफ था और वो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, मिस्टर वेजली ने मुस्कुराना छोड़ते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? सीरियस और स्नैप ने अपनी छड़ियां नीचे कर ली। हैरी ने कभी एक को तो कभी दूसरे को देखा। दोनों के ही चेहरे पर नफरत का भाव था, लेकिन इतने सारे लोगों के अप्रत्याशित आ धमकने से दोनों ही होश में आ गए थे। स्नैप ने अपनी छड़ी जेब में रख ली और मुड़कर बिना कुछ कहे तेजी से किचन से बाहर जाने लगे। दरवाजे पर उन्होंने पीछे पलटकर देखा। पॉटर, सोमवार को शाम 6 बजे। इसके बाद वे चले गए। सीरियस ने गुस्से से उन्हें जाते हुए देखा। उसकी छड़ी उसकी बगल में थी। मिस्टर विजली ने दोबारा पूछा, यहाँ क्या हो रहा था? कुछ नहीं आर्थर, सीरियस ने कहा, जो इतनी तेजी से सांसें ले रहा था जैसे लंबी दौड़ लगाकर आ रहा हो। स्कूल के 2 पुराने दोस्तों के बीच दोस्ताना बातचीत हो रही थी। बहुत कोशिश के बाद वो मुस्कुराया। तो तुम ठीक हो गए? ये तो अच्छी खबर है, सचमुच अच्छी खबर है।
हाँ, है ना? मिसेस विजली ने कहा और अपने पति को एक कुर्सी तक ले गई। उपचारक स्मिथविक का जादू आखिर सफल हो गया। सांपों के दांतों में जो भी जहर था, उसका तोड़ उन्होंने खोज लिया और आर्थर ने मगलू चिकित्सा में टांग ना फंसाने का सबक सीख लिया। है ना आर्थर? उन्होंने थोड़ा खतरनाक अंदाज में आगे कहा। हाँ मॉली, मिस्टर विजली ने दबी आवाज में कहा। उस रात की दावत खुशनुमा होनी चाहिए थी, क्योंकि मिस्टर विजली ठीक होकर लौट आए थे। हैरी जानता था कि सीरियस माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो फ्रेड और जॉर्ज के मजाक पर जबरन नहीं हंसता था या सभी से ज्यादा खाने का आग्रह नहीं करता था, तो उसका चेहरा उदास और चिंतित दिखने लगता था। हैरी और सीरियस के बीच में मडंगस और बावरे नैन बैठे थे, जो मिस्टर विजली को बधाई देने आए थे। हैरी सीरियस से बात करना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि उसे स्नैप की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहना चाहता था कि स्नैप उसे जानबूझकर उकसा रहे थे और बाकी लोग सीरियस को कायर नहीं मानते हैं। सभी ये मानते थे कि ग्रिमॉल्ड चौक में रहकर सीरियस डंबलडोर के आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन उसे इस बात को कहने का मौका नहीं मिला। सीरियस के उदास चेहरे को देखते हुए हैरी ने बीच बीच में सोचा कि अगर उसे मौका मिल भी जाए, तो भी क्या वो ये कहने की हिम्मत जुटा सकता है। इसके बजाय उसने रॉन और हरमाइनी को दबे स्वर में बता दिया कि उसे स्नैप से गुप्त विद्या पढ़नी है। डंबलडोर चाहते हैं कि तुम वोल्डेमॉर्ट के बारे में सपने देखना बंद कर दो, हरमाइनी ने तत्काल कहा। देखो, अगर ये सपने रुक जाएं, तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, है ना? स्नेप के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण? रॉन आतंकित होकर बोला। इसके बजाय तो मैं बुरे सपने देखना ज्यादा पसंद करूंगा। उन लोगों को अगले दिन नाइट बस से हॉगवर्ट्स जाना था। एक बार फिर टॉन्क्स और ल्यूपिन उन्हें छोड़ने जाने वाले थे। जब अगली सुबह हैरी, रॉन और हरमाइनी नीचे गए, तो वे दोनों किचन में नाश्ता कर रहे थे और फुसफुसाकर बातचीत कर रहे थे। जैसे ही हैरी ने दरवाजा खोला, उन्होंने जल्दी से देखा और खामोश हो गए। फटाफट नाश्ता करने के बाद उन सभी ने जनवरी की ठंडी भूरी सुबह का मुकाबला करने के लिए जैकेट और स्कार्फ पहन लिए। हैरी को अपने सीने में खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वो सीरियस से अलविदा नहीं कहना चाहता था। इस बार उसे विदा लेना बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि अगली बार वे एक दूसरे को कब देखेंगे। उसे लग रहा था कि सीरियस से तसल्ली की कोई न कोई बात कह देनी चाहिए, ताकि वो कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर बैठे। हैरी को इस बात की चिंता थी कि स्नैप के कायरता के आरोप के कारण सीरियस इतनी बुरी तरह आहत हो गया होगा कि वो ग्रिमॉल्ड चौक के बाहर निकलकर कोई मूर्खतापूर्ण काम करने की योजना बना रहा होगा। बहरहाल, इससे पहले कि वो ये सोच पाए कि उसे क्या कहना है, सीरियस ने उसे इशारा करके अपने पास बुला लिया। उसने हैरी के हाथों में एक पेपर बैग पुस्तक के आकार का पैकेट दिया। बुरी तरह पैक किए इस पैकेट को देते हुए वो बोला, पॉटर, मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास रखो। हैरी ने पूछा, ये क्या है? अगर स्नैप तुम्हें परेशान करे तो इसके माध्यम से मुझे बता देना। नहीं, इसे मत खोलना, सीरियस ने मिसेस विजली की तरफ सावधानी से देखते हुए कहा, जो जुड़वा भाइयों को हाथ से बुने ग्लव्स पहनने के लिए मना रही थी। मुझे लगता है मॉली इससे खुश नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? ठीक है, हैरी ने पैकेट को अपनी जेब की अंदरूनी जेब में ठूंसते हुए कहा। लेकिन वो जानता था कि चाहे वो जो भी चीज हो, वो उसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। स्नैप गुप्त विद्या के प्रशिक्षण में उसके साथ चाहे जितना भी बुरा सलूक करे, हैरी कभी सीरियस को ग्रिमॉल्ड चौक जैसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने का प्रलोभन नहीं देगा। चलो, सीरियस ने हैरी के कंधे पर धौल जमाकर मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि हैरी कुछ कह पाता, वे ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगे। वे सामने वाले दरवाजे के आगे रुक गए, जिस पर भारी जंजीरें और कुंडियां लगी हुई थीं।
विजली परिवार उनके चारों तरफ आ गया। मिसेस विजली ने उसे गले लगाते हुए कहा, अलविदा हैरी, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं हैरी, मुझ पर हमला करने वाले सांपों पर नजर रखना। मिस्टर विजली ने उससे हाथ मिलाते समय हंसते हुए कहा, ठीक है, हाँ। हैरी ने अनमने ढंग से कहा। सीरियस को सावधान रहने की चेतावनी देने का ये आखिरी मौका था। वो मुड़ा, उसने अपने गॉडफादर की आंखों में झांका और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सीरियस ने उसे एक हाथ से गले लगा लिया और रूखी आवाज में बोला, अपना ध्यान रखना हैरी। अगले ही पल हैरी बर्फ जैसी ठंडी हवा में बाहर पहुंच गया। आज टॉन्ग्स लोहे जैसे भूरे बालों वाली लंबी औरत बन गई थी। वो उसे सीढ़ियों के नीचे ले गई। 12 नंबर मकान का दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। वे ल्यूपिन के पीछे पीछे बाहर वाली सीढ़ियां उतरे। फुटपाथ पर पहुंचकर हैरी ने चारों तरफ देखा। 12 नंबर का मकान तेजी से सिकुड़ रहा था। इसके दोनों तरफ मकानों ने इसे दबाया और ओझल कर दिया। एक पल बाद वो गायब हो चुका था। टोंक्स ने घबराए अंदाज में चौक की तरफ देखकर कहा, चलो जल्दी चलो, जितनी जल्दी बस में बैठ जाएं उतना अच्छा है। ल्यूपिन ने अपनी दाईं बाह उठाई। धड़ाक! एक बहुत बैंगनी 3 मंजिला बस हवा से निकलकर उनके सामने प्रकट हो गई। रुकने से पहले बस सबसे करीबी लैंप पोस्ट से टकराते टकराते बची, जो उछलकर उसके रास्ते से हट गया। बैंगनी यूनिफॉर्म में एक दुबला पतला मुहासे वाला जग जैसे कान वाला युवक फुटपाथ पर कूदा और बोला, नाइट बस में आपका स्वागत। हाँ हाँ, हम जानते हैं, टोंक्स ने जल्दी से कहा। चलो चलो जल्दी बैठो। उसने हैरी को सीढ़ियों की तरफ तेजी से धकाया और कंडक्टर से आगे निकाला, जो हैरी को गौर से देख रहा था। अरे ये तो हैरी है। अगर तुमने चिल्लाकर उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें भुलक्कड़पन का स्थायी शाप दे दूंगी, टोंक्स ने खतरनाक अंदाज में कहा। फिर उसने जिनी और हरमाइनी को भी आगे बढ़ा दिया। रॉन ने खुशी से कहा, मैं हमेशा से इस बस में सफर करना चाहता था। वो सीढ़ियां चढ़कर हैरी के पास आ गया और चारों तरफ देखने लगा। पिछली बार हैरी ने रात के वक्त नाइट बस में यात्रा की थी और इसकी 3 मंजिलें पीतल के पलंगों से भरी हुई थी। आज सुबह के समय खिड़कियों के पास अलग अलग किस्म की बहुत सी कुर्सियां बेतरतीब ढंग से लगी थी। बस के ग्रिमॉल्ड चौक में अचानक रुकने से कुछ कुर्सियां गिर गई थी। कुछ जादूगर और जादूगरनियां उठकर खड़े हो गए थे और बड़बड़ा रहे थे। किसी के शॉपिंग बैग का सारा सामान पूरी बस में फैल गया था, जिस कारण बस के फर्श पर मेंढक के अंडे, कॉकरोच और कस्टर्ड क्रीम फैल गए थे। लगता है हमें अलग अलग बैठना पड़ेगा, टोंक्स ने तेजी से कहा और चारों तरफ खाली जगह खोजने लगी। फ्रेड, जॉर्ज और जिनी, तुम लोग पीछे वाली उन सीटों पर बैठ जाओ। रीमस तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वो, हैरी, रॉन और हरमाइनी सबसे ऊपर के डेक पर चढ़े, जहां सबसे आगे 2 खाली कुर्सियां थी और 2 पीछे थी। कंडक्टर स्टैन शनपाइक हैरी और रॉन के पीछे पीछे उत्साह से आ गया। हैरी के गुजरने पर लोग अपना सिर घुमाकर उसे देखने लगे। उसके बैठने के बाद सभी चेहरे दोबारा सामने की तरफ घूम गए। जब हैरी और रॉन ने स्टैन को 11-11 सिकल दिए, तो बस खतरनाक तरीके से लहराती हुई दोबारा चलने लगी। वो ग्रिमॉल्ड चौक के चारों तरफ गर्जी, फुटपाथों पर चढ़ी और जोरदार धमाके के साथ आगे बढ़ी, जिससे वे सभी पीछे की तरफ फिका गए। रॉन की कुर्सी पलट गई और उसकी गोद में बैठा पिगवेजियन तेजी से उड़ता हुआ बस के सामने वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां जाकर हरमाइनी के कंधे पर बैठ गया। एक मोमबत्ती स्टैंड को पकड़ने के कारण हैरी गिरने से बाल बाल बचा था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। इस समय वे हाईवे पर तेजी से जा रहे थे। बर्मिंघम के थोड़े ही बाहर हैं, स्टैन ने खुशी से कहा और हैरी के अनपूछे सवाल का जवाब दे दिया।
जब रॉन फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक तो हो हैरी? मैंने तुम्हारा नाम गर्मियों में अखबार में बहुत बार पढ़ा था, लेकिन उसमें तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी थी। मैंने अर्न से कहा, मैंने कहा, जब हम उससे मिले थे तब तो वो ऐसा नहीं था। ये बातें तो यूं ही हैं, है ना? उसने उन्हें टिकट दिए और मंत्रमुग्ध होकर हैरी को निहारता रहा। यह स्पष्ट था कि स्टैन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई कितना पागल है, बशर्ते वो इतना मशहूर हो कि अखबार में उसका नाम छप जाए। नाइट बस खतरनाक तरीके से लहराती रही और एक बार तो ये कारों की लाइन की उल्टी तरफ से निकल गई। हैरी ने सामने की तरफ देखा। हरमाइनी ने अपनी आंख पर हाथ रख लिए थे और पिगविजियन उसके कंधे पर खुशी से लहरा रहा था। धड़ाक! कुर्सियां दोबारा पीछे की तरफ फिसली। अब नाइट बस बर्मिंघम की सड़क से उछलकर एक सुनसान देहाती सड़क पर पहुंच गई थी, जिसमें कई घुमावदार मोड़ थे। जब वे कोने पर चढ़ जाते थे, तो सड़क के दोनों किनारों की बागड़ उसके आगे से उछलकर दूर हो जाती थी। इसके बाद वे एक व्यस्त शहर की एक मुख्य सड़क पर पहुंच गए, फिर ऊंची पहाड़ियों से घिरे एक पुल पर, फिर ऊंचे फ्लैटों के बीच की हवादार सड़क पर। हर बार जगह बदलने पर धड़ाक की आवाज जोरदार होती। रॉन फर्श से छठी बार उठते हुए बुदबुदाया, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं अब इसमें कभी नहीं बैठना चाहता हूँ। सुनो, इसके बाद हॉगवर्ट्स का स्टॉप है, स्टैन ने उत्साह से कहा। तुम्हारे साथ वाली उस दबंग औरत ने जल्दी पहुंचाने के लिए हमें थोड़ी टिप दी है। वैसे सबसे पहले हम मैडम मॉर्स को पहुंचाएंगे। नीचे की मंजिल से ऊ ऊ की आवाज आई और उसके बाद उल्टी करने की आवाज आई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ मिनट बाद नाइट बस एक छोटे शराब खाने के बाहर ची करके रुकी, जो टक्कर से बचने के लिए एक तरफ से दुबक गया था। स्टैन बदकिस्मत मैडम मार्श को बस से बाहर उतारने लगा। दूसरी मंजिल के यात्रियों की राहत भरी बुदबुदाहट साफ सुनाई दे रही थी। बस दोबारा चल दी। इसने गति पकड़ ली, जब तक कि धड़ाक! वे लोग बर्फ भरे हॉग्समीड से गुजर रहे थे। हैरी को हॉग्स हेड की झलक दिखी, जिसने सामने लगा सिर कटे सुअर का साइन बोर्ड ठंडी हवा में हिल रहा था। बर्फ के टुकड़े बस के सामने की बड़ी खिड़की से टकराने लगे और फिर वे हॉगवर्ट्स के गेट से बाहर रुक गए। ल्यूपिन और टोंक्स ने बस से सामान उतारने में उनकी मदद की। इसके बाद वे उनसे विदा लेने के लिए नीचे उतरे। हैरी ने नाइट बस की 3 मंजिलों की तरफ देखा। सभी यात्री खिड़कियों पर आंख लगाकर उसे देख रहे थे। मैदान में पहुंचने के लिए तुम सुरक्षित रहोगे, टोंक्स ने वीरान सड़क पर सावधानी से देखते हुए कहा। टर्म अच्छा रहे, ठीक है? ल्यूपिन ने सभी से हाथ मिलाते हुए कहा। अपना ध्यान रखना। जब बाकी सभी लोग टोंक्स से विदा ले रहे थे, तो ल्यूपिन हैरी से बहुत धीमी आवाज में बोले, हैरी, मैं जानता हूं कि तुम स्नैप को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक बेहतरीन गुप्त विद्या ज्ञाता है और हम अब, जिसमें सीरियस भी शामिल है, चाहते हैं कि तुम अपनी रक्षा करना सीख लो। इसलिए कड़ी मेहनत करना, ठीक है? हाँ, ठीक है। ल्यूपिन के असमय झुर्रीदार चेहरे को देखते हुए हैरी ने भारी आवाज में कहा। तो फिर मिलते हैं। वे चाहों महल की तरफ जाने वाली फिसलन भरी सड़क पर मुश्किल से चलने लगे और अपने संदूक खिसकाने लगे। हरमाइनी कहने लगी कि सोने से पहले वो घरेलू जिन्नों के हैट बुनेगी। बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचकर हैरी ने पलटकर देखा। नाइट बस जा चुकी थी। अगली शाम को जो होने वाला था उसके बारे में सोचते हुए उसका आधा मन ये कह रहा था कि अगर वो इस समय भी उसमें ही बैठा होता तो कितना अच्छा होता।